नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम जो है वीडियो में तर्कशक्ति एवं गणितीय अभियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी जो है पूर्व परीक्षाओं से संबंधित हैं और जो कि यूकेपीएससी और यूकेएसएससी में की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप इसको देख लें। प्रश्न ये है, एक व्यापार सम्मेलन के अंत में वहां उपस्थित 10 लोग एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो ये प्रश्न जो है यूकेपीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जिसमें 2 बार तो खुद मैंने इसका उत्तर दिया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमको एक फार्मूला याद करना पड़ता है इस प्रश्न के लिए, जो होता है n इंटू n-1/2। जहाँ पे n क्या होगा, वहाँ पे उपस्थित लोगों की संख्या। तो क्या उपस्थित लोगों की संख्या कितनी है? 10 इंटू 10-1/2। तो बराबर क्या आएगा? 10 इंटू 9/2। 2 से 10 को आप डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 नंबर कितना आएगा? 45। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 45। यानी कि वहाँ पर जो वो 10 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो कुल मिलाकर 45 बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक। अब यही प्रश्न में अगर इस तरीके से पूछा जाए कि ये 10 लोग एक दूसरे को जो है गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट जो है दोनों देंगे एक दूसरे को। तो आप इसी प्रश्न के उत्तर में जो है 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुणा 45 यानी कि 90। तो कुल 90 गिफ्ट दिए जाएंगे। या फार्मूले के हिसाब से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसमें 2 की गुणा करें, 2n इंटू n-1/2। 2 से 2 डिवाइड हुआ, यानी इस तरीके के लिए हमें फार्मूला n इंटू n-1 रखना पड़ेगा। उत्तर तब क्या आएगा? 90। ये तब होगा जबकि जो है वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि हाथ 2 आदमी एक बार मिलाते हैं और गिफ्ट दोनों एक दूसरे को देंगे, इसलिए इसमें 2 की गुणा होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 625 की घात 0.16 इंटू 625 की घात 0.09। तो आपको पता है या आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब 2 संख्याओं के आधार समान हो और उनके बीच में गुणा हो रही हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 625 की घात आप जोड़ के कर देंगे 0.16 प्लस 0.09, यानी 625 की घात कितनी हो जाएगी? 0.25। जुड़ गया। तो अब आपको पता है कि पॉइंट हटाएंगे तो सबके डिवाइड में 1 होता ही है, तो 2 के बाद इसमें क्या लग जाएंगे, किसके पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो ये हो जाएगा 625 की घात 1/4। मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ, स्पीड आपने खुद बनानी है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसको घात जो 4 है, जो बटे में 4 है घात में, इसको हमें हटाना है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि 625 को हम 5 की घात 4 लिखते हैं, की घात कितनी हो जाएगी? 1/4। और घात की घात आपस में गुणा होती है, यानी 4 और 4 आपस में भाग में है, इसलिए 4 से 4 भाग हो गया है। तो 5 की घात 1 रह जाएगी। इसका अर्थ क्या होगा? 5। तो इसका उत्तर कितना होगा? ऑप्शन डी 5। या आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 625 की घात 1/4। तो आप इसको लिख सकते हैं 625 की घात 1/2 की घात 1/2। तो 625 घात 1/2 का अर्थ क्या होता है? वर्गमूल। तो आपको 625 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो क्या उतना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल 25, लेकिन उसकी भी घात 1/2 है, भी यह बची हुई, तो उसका अर्थ भी वर्गमूल हुआ। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो भी इसका उत्तर जो है इस मेथड से भी कितना आएगा? 5 आएगा। चलिए अगले प्रश्न में,
एक घड़ी में सुइयों के मध्य 12:30 पर कोण क्या होगा। तो बेटा ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी वाले प्रश्न में जब भी घड़ी वाले प्रश्न आते हैं यही प्रश्न सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हमको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बीच का कोण ज्ञात करने के लिए घंटे और मिनट की सुई का, वो होता है 30h - 11m/2। अब आप इसको हल करेंगे तो h यानी आवर, आवर मतलब जितना बजा है, बजकर है, तो 30 गुणा 12 माइनस मिनट वाला जो 30 है वो m की जगह रखा जाएगा। 11 गुणा 30/2, 12 तियाँ 36, यानी इसका क्या आएगा 360, माइनस 2 से 30 को काटेंगे 15 बार, 15 की 11 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 165। तो 360 से आप 165 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 डिग्री। लेकिन ये इसका उत्तर 195 नहीं है। आप खुद देखें, अगर ये 12 है, ये 1 है, तो ऐसा बनेगा ये 12.5 पर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे बाह्य कोण पूछा जाए, परिवर्ती कोण, तो इसका आंसर 195 होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ बीच का कोण बताना है, तो इस कोण के बारे में बात की जा रही है, जो कि कितना होगा, वापस इसको 360 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसका आंसर आएगा 165 डिग्री। या इसको एक तरीके से और समझेंगे, जब भी 12 बजकर कुछ मिनट के लिए सवाल पूछा जाए 12 से 1 के बीच में, तो इसको 0 माना जाता है, क्योंकि समय जो है 12 से ही शुरू माना जाता है। तो इसको 0 माना जाता है, यानी इस वाले टर्म को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसको हल करके केवल हमारा उत्तर तब भी कितना आएगा, 165 डिग्री। चलिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका अपनी दाईं ओर 4 स्थान खिसकती है तो वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो उसकी दाईं ओर से पंक्ति में प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम इस तरीके से इसका चित्र समझेंगे कि कहीं पे भी आप मोनिका को रख दें, यहाँ पे रख रखी है मान लिया जाए, जब वो अपने दाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जब वो 4 स्थान दाईं ओर सरक चुकी है, अपने हाथ से लेंगे आप दायां हाथ को, अपने दायां हाथ को ही उसका दायां माना जाएगा। ठीक है, तो वह बाईं ओर से 12वें स्थान पे हो जाती है। तो बाईं ओर से अब इसकी स्थिति ये हो गई आपकी 12वीं, यहाँ पर वो पहुँच गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल कितने लड़कियाँ हैं वहाँ पे, 21। तो 12 के बाद अब यहाँ कितना बचता है, 9, 12 और 9 21। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि 9 बच्चे अब बच रहे हैं। तो अब उन्होंने पूछा है कि दाईं ओर से पंक्ति में उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, यानी कि दाईं ओर से इस तरफ से निकालने की यहाँ पे उसकी स्थिति क्या थी। तो 9 तो ये हो गए, उसके बाद 10 11 12 13 14, तो कौन सी स्थिति हो गई उसकी दाईं ओर से, प्रारंभ में कौन सी स्थिति थी, 14वीं स्थिति थी। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संलग्न चित्र में वृत्त C का क्षेत्रफल 9 पाई है। इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है, 9 पाई। तो PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होती है, उसकी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो अब आप क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर को 9 पाई के बराबर रख देंगे। अब पाई डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड हो गया, तो r स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 9। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो इस तरफ वर्ग होता है, सामने वर्गमूल बनता है, तो r बराबर आएगा आपका वर्गमूल 9 यानी कि 3। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 3। तो यानी कि यहाँ से वृत्त की त्रिज्या केंद्र से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई हमारी 3। तो यहाँ ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितना हो गया 3। तो ये पूरा मिला के कितना हो गया 6, जो कि वृत्त का व्यास भी होता है। यहाँ पर वृत्त का व्यास ही वर्ग की क्या है, भुजा है। तो क्योंकि वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 6। अब आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2 या भुजा गुणा भुजा। तो अब इसकी भुजा कितनी आ गई है, जो वृत्त का
व्यास है यानी कि 6। तो 6 का वर्ग यानी कि 6 गुणा 6 यानी कि 36। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन होगा। तो इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा वृत्त के क्षेत्रफल का। और एक फार्मूला और आप याद रखें, वृत्त की परिधि, उसे भी याद रखेंगे, वो होता है 2πr। ध्यान रखना, इसको भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब आप इस प्रश्न को देख के ये मत समझना कि ये बिल्कुल ही हल्का प्रश्न है। इतना हल्का प्रश्न नहीं है ये। यहाँ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में भी पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है, एसएससी की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ये इसमें पूछा तो लघुत्तम समापवर्ती है, यानी एलसीएम पूछा गया है, जो कि एक सामान्य सी बात है। एलसीएम एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये भिन्न का एलसीएम है। किसका है? भिन्नों का एलसीएम है। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो अब ऊपर वाले जो अंश है, इन तीनों का एलसीएम निकाला जाएगा। 14 का, 42 का और 21 का क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। तो 14, 21, 42 का एलसीएम क्या होगा? देखो, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है छोटी से छोटी जो इन तीनों के पहाड़े में होनी चाहिए। तो वो है 42, क्योंकि 14 के पहाड़े में भी 42 है। 14 तियाँ 42, 42 के पहाड़े में भी 42 है, 42 से कम 42, और 21 के पहाड़े में भी 42 है। 21 दूनी 42। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। लेकिन नीचे वाले का जो हर है उनका क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। किस किस का? 33 का, 55 का और 22 का। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो कि जिसके पहाड़े में ये तीनों हो, जिसके पहाड़े में ये तीनों हो। तो ये किसके पहाड़े में है? तीनों के तीनों 11 के। 11 तियाँ 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 11। तो इसका आंसर कितना होगा? 42/11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? चलें अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देख लें इसको। मेरे एक पेपर में आया हुआ था। 4 लड़के ABCD एक ही मैदान में खड़े हैं। यदि B A से 6 मीटर उत्तर में है, C B से 3 मीटर पूर्व में है, D A से 5 मीटर पश्चिम में है, तो C एवं D के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। सबसे पहले तो आपको इसमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण। तो उसने क्या कहा है प्रश्न में कि B A से 6 मीटर उत्तर में, यानी कि A आप यहाँ पे मान लो केंद्र पे, तो इससे 6 मीटर उत्तर में यानी ऊपर की तरफ, ये कौन हो गया आपका? B। C B से 3 मीटर पूर्व में, जो C है वो B से पूर्व में, तो पूर्व इस तरफ है, तो B का पूर्व इस तरफ हो जाएगा, तो C यहाँ पर है। तथा D A से 5 मीटर पश्चिम में है, तो पश्चिम इस तरफ हो गया, यानी कि इस तरफ। तो D A से 5 मीटर किस में हो गया? पश्चिम की तरफ हो गया। अब इसने पूछा C और D के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो देखो बेटा, C और D के बीच न्यूनतम दूरी, D से पहले A होगा, A से B, B से C जाएंगे तो बड़ा हो गया। D से हम A पे जाते हैं, फिर अगर हम इसको लेते हैं तो ये भी 3 होगा, फिर हम इसको लेते हैं तो ये भी 6 होगा, तो इतना बड़ा ये भी एक अधिकतम दूरी ही होगी। तो हमें न्यूनतम दूरी यही होगी जो ये बन रखा है यहाँ पे, ये। ठीक है, तो ये अब हमको हल कैसे करना है? तो आप इस बड़े से चित्र को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये एक 90 डिग्री का कोण है, यानी कि ये जो त्रिभुज हमारा बना हुआ है, ये जो त्रिभुज हमारा बना है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो इसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखें बच्चे, यहाँ पे कर्ण हमको निकालना है, तो लंब इसके लिए कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि ये भी 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो 6 का
वर्ग प्लस आधार कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब देखें तो यहाँ पे जो आपका कर्ण का वर्ग आ गया वो कितने के बराबर आ गया 100 के बराबर। तो केवल कर्ण अगर हम निकालेंगे, यानी कि जो CD है वो अगर हम निकालेंगे, न्यूनतम दूरी जिसको हम कह रहे हैं, तो यहाँ का वर्ग वहाँ जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। आया समझ में। इस प्रमेय को आप याद रखना। जो बच्चे गणित पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ी है उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने 10 के बाद नहीं पढ़ी है थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो प्रमेय को याद रखना है हमको। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन दिए गए निष्कर्ष पर ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कथन लिखे हुए हैं। मूल्य वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। देखिए आपने अपने आप ये नहीं सोचना है कि ये तो कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने कथन कहा है उसको हमें मानना ही पड़ेगा कि हाँ ये बात सच है, फिर उससे हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा है तो ये बात है। यदि उत्पादन बढ़ता है तो कीमतें गिरती है, ये भी हो गया। उच्च कीमतें गरीबों को प्रभावित करती हैं, ये 3 तो आपके हो गए कथन। अब आ जाए आप निष्कर्ष में। तो उत्पादन बढ़ने पर गरीबों को राहत मिलती है, ये इसका निष्कर्ष है। तो अब इनमें से क्या क्या सही है, कौन कौन से सही है बताएं। देखो उत्पादन बढ़ने पर गरीबों को राहत मिलती है, बिल्कुल सही बात है ये। उत्पादन बढ़ने पर गरीबों को राहत मिलती है। क्यों, कथन 2 के हिसाब से। यदि उत्पादन बढ़ता है तो कीमतें गिरती हैं, तो कीमतें गिरने का मतलब है कि गरीबों को राहत मिलेगी, यानी कि 2 तो बिल्कुल सही है। ठीक, फिर आई बात उच्च कीमतें गरीबों को प्रभावित करती हैं, ये भी ठीक है। उच्च कीमतें गरीबों को प्रभावित करती हैं, क्यों करती हैं, उसी से तो पता चला है कि जब उच्च कीमतें हो जाएंगी तो गरीब लोग जो है कुछ चीज़ें महंगी मिलेंगी, ठीक है, जिसके कारण जो है वो प्रभावित होंगे। तो इसलिए ये बात भी कि उच्च कीमतें गरीबों को प्रभावित करती हैं, ये भी इसमें सही माना जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 एवं 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अक्षर है। क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है के बगल में, वही हमको निकालना है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, पैटर्न को खोज लेते हैं कि किस पैटर्न पे काम हो रहा है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बगल में आप आ जाइए, 15 को देख लीजिए। आपको पता है कि ई जो है वो 5 नंबर पे होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई कितने नंबर पे होता है 5 नंबर पे होता है। और जे कितने नंबर पे होता है 10 नंबर पे होता है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, वही पैटर्न यहाँ पे भी लागू होगा, औरों पे भी चेक कर लेना आप। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी लागू होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि के कितने नंबर पे होता है। के होता है 11 नंबर पे, यानी कि जोड़ लान, अब आपको जोड़ लाना है 27। तो अब कितने की ज़रूरत पड़ेगी 16 की ज़रूरत पड़ेगी। 16वें नंबर पे कौन सा होता है पी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पी, क्योंकि 11 और 16 मिलके कितने बनेंगे जोड़ के 27। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न को पढ़ लें। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। यदि 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया तो शेष टंकी को भरने में नल बी को कितना समय लगेगा। देखो ऐसे प्रश्न हल करते समय ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं काम समय के प्रश्न होते हैं। और जो नाव और रेलगाड़ी वाले प्रश्न होते हैं उसको हम कहते हैं चाल समय के प्रश्न होते हैं। तो काम समय का प्रश्न है, इसको हमें कैसे हल किया जाता है। तो देखो ए टंकी जो है फुल कितनी देर में भर देती है। ए नल जो है टंकी को फुल कितनी देर में भर देता है 12 मिनट में। ठीक है, तो उसका 1 मिनट काम निकालेंगे, क्या काम हुआ है 1/12। ये आपको पता है 1/12 भाग वो उसका भर देगी। तो बी का भी इसी तरीके से निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 1/12।
18। ठीक है, तो अब इनको साथ साथ खोला गया है तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1/12 प्लस 1/18, इनके साथ का काम निकाल लेंगे। 12 और 18 का हम क्या लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 36। 12 तियाँ 36 प्लस 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा ये 5/36। ठीक है, तो 1 मिनट में मिला के इतना काम करेंगे उस टंकी का, इतना हिस्सा भर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ 4 मिनट बाद ए को बनती है, तो 4 मिनट तक तो दोनों साथ साथ चले थे, तो 1 मिनट में तो इन्होंने कितना भरा 5/36। तो 4 मिनट तक तो ये साथ ही चले थे, तो 4 मिनट का भी निकाल लेंगे। तो एक मिनट का जब कितना है 5/36, तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा 4 गुणा 5/36, यानी 4 नंबर 36, कितना हिस्सा हो जाएगा 5/9। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि पूरा काम जो होता है हमारा वो 1 होता है, तो इतना तो हो चुका है, तो बचा कितना, तो 1 से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो 1 माइनस शेष टंकी का जो हिस्सा है वो बचेगा 1 माइनस 5/9। 9 एकम 9 में से 5 गया 4, 4/9, तो ये आपका आ गया 4/9 बचा हुआ है। अब आप देखेंगे 4/9 जो बचा हुआ है इसको किसने भरना है, नल बी ने भरना है, और वो कितनी देर में भरता है 18 मिनट में भरता है। तो हम इसको भाग कर देंगे, क्योंकि उसका जो अपना काम है वो किसका है, कितनी देर में भरता है उसको 18, तो 1 मिनट का हो जाएगा उसका 1/18 हम भाग कर देंगे। तो अब आपको पता है जब दो भिन्नें आपस में भाग होती हैं तो 4/9 ऐसे ही लिखा जाएगा, गुणा 18 ऊपर आ जाएगा, गुणा लग जाता है भाग की जगह, और अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 सबके डिवाइड में रहता है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 8 मिनट, यानी कि बी अकेला उसको कितनी देर में भर देगा 8 मिनट में भर देगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेन आरेख पर आधारित है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिया गया चित्र 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने 3 विभिन्न विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। ठीक 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या हो। तो आपको देखो इसमें 2 विषयों में जो पास हुए हैं उनका प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 2 विषय में एक तो ये हुए हैं कौन सा 12, एक हुआ है 15 और एक हुआ है 13। आप 11 को नहीं लेंगे, कहीं आप ये सोचेंगे इस प्रश्न में कि हम 11 को भी ले लेते हैं क्योंकि वो 3 में हुआ है तो 2 में तो हुआ ही होगा। नहीं, उन्होंने ठीक 2 विषय बोला है तो ठीक 2 विषय ही लेंगे। अगर वो बोलते 2 या 2 से अधिक विषय तो हम इस 11 को भी लेते हैं। यहाँ पे ठीक 2 विषय बोला है इसलिए हम इन्हीं को लेंगे। तो इनको जोड़ दें कितने में 12 प्लस 15 प्लस 13, 15 और 12 27 और 13 कितना हो गया 40। तो अब आप निकाल लो 500 का कितना परसेंट होता है 40, 500 का कितना परसेंट 40 होता है। तो आपको पता चल ही रहा है 5 8 40, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो इसका सीधी सी बात है क्या बनेगा ये 4000 बटे कितना हो जाएगा 500, 0 0 खत्म, 5 8 40, 8%। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 8%। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट। अच्छा प्रश्न है, छोटा है लेकिन बढ़िया है, ठीक है, और आया हुआ है। सारे ही प्रश्न जो है पूर्व परीक्षाओं के हैं, इसलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कभी आया होगा या नहीं आया होगा, आया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का औसत PQ है, यदि एक संख्या P है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए औसत क्या होता है, पहले औसत समझेंगे आप। औसत जितनी संख्याएं दी होती हैं संख्याओं का योग यानी कि जोड़ बटे कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं का औसत PQ है, तो उन दोनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो गया PQ। उनमें से एक संख्या, 2 संख्याएं तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक संख्या तो P है, फिलहाल दूसरी संख्या आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे X मान लेंगे। और क्योंकि 2 संख्या है तो कुल संख्या कितनी है 2, 2 और यहाँ भाग में यहाँ काई में आ जाएगा गुणा में, तो कितना बनेगा 2PQ बराबर बचेगा P प्लस X। हमें X का मान ज्ञात करना है तो P इधर प्लस इधर आके काई का हो जाएगा माइनस, 2PQ माइनस का P बराबर हो जाएगा X। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, P को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 2Q माइनस
1 बराबर x। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, p इंटू 2q-1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों को पढ़ लें आप पहले। दिशा संबंधी प्रश्न है, परीक्षा में आता जरूर, रीजनिंग वाली हर पोर्शन में इसका एक जरूरी स्थान है भाई। एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलता है। तो आपको दिशा तो मैंने बता ही दी थी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो 5 मीटर पूर्व की तरफ चला दें इसको। तो ये चला, मान लिया यहाँ पर है वो, तो यहाँ से 5 मीटर कहाँ को चलाओ, पूर्व की तरफ। क्या लिख देंगे इसको, 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर, 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है। अब यहाँ पे आ गया है तो आप अपने आप को रखना पड़ता है वहाँ पे। तो दाएं तरफ मतलब अपने दाएं हाथ लेंगे तो 10 मीटर इधर की तरफ चला गया हो। कितना चला गया, 10 मीटर। इसके बाद वह लगातार अपने बाईं तरफ मुड़कर, अब वो यहाँ पे पहुँच गया, आप अपनी स्थिति यहाँ पे देखेंगे तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, बाईं तरफ मुड़कर लगातार 3 बार 10, 5 और 10 चलता है। फिर कितना चलाओ, 10, यहाँ पहुँचा, फिर बायां चला, यानी कि ऊपर को बायां हाथ कितना चला, 5, फिर बायां, फिर 10 चलाओ, फिर कितना चला, 10 चला, फिर बायां, आप यहाँ पे पहुँच गए तो आपका बायां हाथ इस तरफ आएगा, तो फिर कितना चलाओ, 10। तो अब उसने पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो अब आप देखेंगे वो, ये है उसका प्रारंभिक बिंदु और ये है उसका अंतिम बिंदु, तो यहाँ पर है वो। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करने के लिए अगर हम यहाँ पे ढंग से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसमें हमें आधार तो पता है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये जो है लंब हमको चाहिए। तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये दूरी तो 10 हो गई, ये दूरी 10 हो गई, ये दूरी भी 10 हो गई। ये कितना हो गया, पूरा 10 था, उसमें से 5 ही हो गया, तो ये कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो अब आपको लंब और आधार दोनों मिल गए, कर्ण निकालने आप। ये कैसे निकल जाएगा कर्ण, तो सीधी सी बात है वही, कर्ण बराबर, डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बार, वर्गमूल लंब और आधार। तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 प्लस 25, यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, 50। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 50 को 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 2 अंदर ही रह जाएगा, 5 वर्गमूल 2। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्गमूल 2। चलें आगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, थोड़ा कठिन। देखिए इस प्रश्न में जब हम इसके पैटर्न को समझ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसा करें कि 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 5 तियाँ 15 तियाँ, तो आपका जो है 243 होगा। नहीं, 6 एकम 6, फिर ये तो उत्तर इसके सामने 1 आ रहा है, तो ये वाला तो पैटर्न इसमें लागू हो नहीं रहा है। तो थोड़ी देर अगर आप सोचेंगे तो सोचना तो आपने खुद ही है। तो प्रश्न तो अलग तरीके के ही आएंगे, ये प्रश्न शायद दोबारा ना आए अब, लेकिन इससे आपको एक मेथड का पता चल सकता है कि हाँ ऐसा भी होता है। तो उसके हिसाब से जब हम इसको हल करने की कोशिश करी तो हमने देखा कि ये जो इस तरफ है, ये जो 2 है, ये बना आधार, और ये जो बाईं तरफ का 4 है, ये बनी इसकी घात। तो 2 की घात 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसी तरीके से ये क्या बनेगा दूसरा वाला, 3 की घात 5, यानी कितना बनेगा, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 तियाँ 243, और 1 की घात 6 बनेगी, तो वो तो 1 ही आएगा, 1 की कितनी भी घात हो 1 ही आता है। तो उसी हिसाब से ये 5 की घात कितनी बनेगी, 4। तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। इस पैटर्न पे आधारित था, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आयु संबंधी प्रश्न, ये भी पूछे जाते हैं बार बार, आप लोग पेपर देते ही होंगे तो आप देख ही रहे होंगे कि इसी तरीके के प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में रीजनिंग वाले हिस्से में आते हैं। ठीक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है, ये वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान ही इसमें लास्ट में पूछा गया है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु
अपने पुत्र से 5 गुना थी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो एक पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पिता की आयु जो है 3 गुनी है किससे, पुत्र से। तो अब 8 वर्ष पहले आ जाओ। 8 वर्ष पहले का मतलब आज जितने हैं वर्तमान में पिता की आयु और पुत्र की आयु, वो 8 वर्ष पहले 8 साल छोटे रहे होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 साल पहले पिता माइनस 8, वो भी 8 साल छोटे हो गए, और पुत्र भी कितने साल छोटे हो गए, 8 साल। तो 8 घटा दिए। अगर ये पूछते 8 साल बाद, तो आप इसमें यहाँ पे क्या लगाते, प्लस, क्योंकि वो 8 साल बड़े हो जाते का। तो जो है ये 8 साल पहले पिता की आयु 8 साल पहले पुत्र की आयु का कितने गुनी है, 5 गुना है। तो आप रख लें, इसको हल करें। पिता माइनस 8 बराबर 5, पुत्र माइनस 5 की 8 से भी गुणा होगी, 5 अठे कितना हो गया, 40। अब आपको पता है आयु किसकी पूछी है, पुत्र की। तो पिता को 3 पुत्र के बराबर रख दो यहाँ से। तो पिता की जगह लिख दो 3 पुत्र माइनस 8 बराबर 5 पुत्र माइनस 40। तो अब आप एक काम करेंगे, ऐसे प्रश्नों में जो हमें निकालना होता है वो एक तरफ रहेंगे और संख्या एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ -8 को आप इसी तरफ रखेंगे, माइनस का 8, और ये जो माइनस का 40 है बाईं तरफ आगे का हो जाएगा प्लस का, और बराबर यहाँ आपका क्या है 5 पुत्र है, और ये 3 पुत्र उधर जाके का हो जाएगा माइनस का। तो 3 गुणा पुत्र, तो 40 में से 8 गया कितना हुआ 32, और 5 में से 3 गया कितना हुआ 2 गुणा पुत्र। तो पुत्र की आयु निकालनी तो 2 भाग में आ जाएगा। तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा 32/2 यानी कि 16। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितने वर्ष है, 16 साल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमें जो है कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, इनमें ऑड बताना है, यानी कि विषम कौन सा है। तो आप सोचें इसको क्या हो सकता है इसमें अलग। आसान प्रश्न है। तो सोचने से हमको ये पता चला है कि अगर हम इसमें देखें तो ये जो 13 है ये एक अभाज्य संख्या है, 21 एक भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 27 एक भाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 15 एक भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों संख्या है वो भाज्य संख्या है। तो यही सबसे इनमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके का प्रश्न भी आप देखते ही होंगे, अक्सर परीक्षाओं में आता है, जरूर आता है। अभी हमने थोड़ा हल्के प्रश्न रखे हुए हैं, आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा अभी आसान प्रश्नों का समावेश है इस वीडियो में। धीरे धीरे हम इनके कठिनता स्तर को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, ए का अर्थ क्या है, प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है। तो इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16। ए का अर्थ क्या है, प्लस कितना हो जाएगा 14। सी का अर्थ क्या है, गुणा कितना हो जाएगा 6। डी का अर्थ क्या है, भाग हो जाएगा कितना 3, और बी का अर्थ क्या है माइनस, वो कितना हो जाएगा 6। बस इस प्रश्न को ध्यान रखना है, करते समय ये बात ध्यान रखनी कि सबसे पहले हमको भाग करना होता है। तो सबसे पहले जब हम भाग करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, फिर उसके पश्चात होती है गुणा। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। अब आप 28 में किसको जोड़ देंगे, 16 को। 28 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44। अब 44 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना है, 44 में से 6 अगर आप घटाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 38। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखने योग्य बात इस प्रश्न में यही है कि सबसे सर्वप्रथम आपको जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है, तत्पश्चात क्या करना है, गुणा, उसके बाद प्लस या माइनस में कुछ भी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न। बढ़िया सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए, तो अपरिमेय समझने से पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो ऐसी सभी संख्याएं जो हैं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 1/2, 2/5, ये सब हमारी कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आप इस प्रश्न को हल करके देखेंगे। पहले ऑप्शन पे जाएंगे। देखो इसमें ऑप्शन से ही हल करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा, ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता। √12/√3, तो हम क्या लिखेंगे इसको, √4 गुणा √3/√3। √3 से √3 भाग हो गया, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, परिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला तो है नहीं। दूसरा तो साफ हमको पता चल ही रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि इस 4 का 2 हो गया, 25 का कितना हो गया, 5, 2/5 परिमेय संख्या। सी को देखेंगे, √20, √20 में हम क्या लिखेंगे, √5 गुणा √4/√4। √4 से √4 को भाग कर दिया, बचा √5। ठीक है, अब डी को भी देख लेंगे, तो √9 गुणा √7, क्योंकि 9 7 63 होते हैं, और √7 गुणा √4 लिख सकते हैं 28 को, तो ये तो भाग हो गया। अब 9 का तो आपको पता है कितना होता है, 3, 4 का वर्गमूल आपको पता है 2, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ये √5 वाला जो है यही एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको पता है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आपने देख लिया होगा। अब देखिए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a + b + c/c का मान ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या है, जो a को या तो आप b और c के रूप में लिख लो, या b को a और c के रूप में लिख लो, या a और b को आप c बना के लिख लो। तो देखो इसके डिवाइड में c है, इसलिए हम आसानी से वो भाग हो जाए ये सोचना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है a और b को c के रूप में बनाएंगे। और ये तीनों आपस में बराबर है, तो हमको पता है कि a/3 बराबर हो जाएगा c/7, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 3c/7। उसी प्रकार से b कितने के बराबर हो जाएगा बच्चे, 4c/7। इनको उठा के जो है सवाल में रख दो। तो अब आप a की जगह a नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 3c/7, प्लस b की जगह कितना लिखेंगे आप, 4c/7, प्लस c की जगह c रखेंगे, पूरे के डिवाइड में क्या है, c है। तो अब आप ऊपर वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे, लघुत्तम। आपने कितना लघुत्तम ले लिया, 7, तो ये ऊपर आएगा आपका 3c, प्लस ये बचेगा 4c, क्योंकि इसके बटे में 1 है, तो 1 7 7, 7 की इससे गुणा हो जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7c। और बटे में क्या है आपका, जो c है पूरे के बटे में c है, क्योंकि ऊपर वाली ये भिन्न बन चुकी है, और भिन्न को जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो हर के साथ गुणा में आ जाता है, तो ये भी 7c हो जाएगा, उसके साथ गुणा में आ जाएगा। ऊपर वालों को जोड़ दो, 4 और 3 7 और 7 14c/7, c से c भाग हो गया, 7 दूनी 14, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न आपके सामने है, ये उसी टाइप का प्रश्न है, काम समय वाला, बढ़िया प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न है, इसको आप देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है अगली क्लास में देखेंगे। रोहित किसी कार्य को t घंटों में पूरा कर सकता है, किसी कारणवश 1.5 घंटे बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया, तो कार्य का अधूरा हिस्सा कितना होगा। देखो वो किसी कार्य को t घंटों में पूरा कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, वही आपका फिर से 1/t, इतना 1 घंटे में करेगा। लेकिन उसने 1.5 घंटे तक काम किया था, 1.5 घंटा ये इस तरीके से लिखा है, 2 एकम 2 और 1 3/2, इसको जो है सामान्य भिन्न बना देंगे। ठीक है, 3/2 घंटे, तो 1 घंटे में जो है 1/t काम करता है, तो 3/2 घंटे तक तो उसने काम किया है ना, तो 3/2 घंटे में कितना करेगा वो, 3/2 की 1/t से गुणा हो जाएगी, यानी कि आ जाएगा 3/2t। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अब उसने काम करना बंद कर दिया है, तो कार्य का अधूरा हिस्सा कितना है। तो बेटा आपको पहले ही भी बताया था बच्चों, पूरा कार्य 1 होता है, तो 1 से जो है करे हुए काम को क्या कर दोगे आप, -3/2t को क्या कर दोगे,
माइनस, तो 2t इसमें लघुत्तम आ गया, ये इधर गुणा में गया, 2t कम 2t माइनस का 3। ये ऑप्शन आपको जहाँ पे भी दिख रहा है वही उसका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न यह आपको दिखाई दे रहा है, जो कि गलती से छूट गया था। तो प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, एंड 3 6 5 का अर्थ है वेरी हॉट डे, एंड 5 8 9 का अर्थ क्या है डे एंड नाइट। तो आप इसको इस तरीके से, कौन सा अंक, प्रश्न ये है कि कौन सा अंक वेरी को दर्शाता है। तो हम पहले शुरू के 2 में चेक करेंगे कि क्या इनमें कॉमन संख्या है। कॉमन संख्या इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब दाईं तरफ देखेंगे इनमें क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है हॉट। क्या है? हॉट। यानी हॉट के लिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 3। अब हम इस वाली में और लास्ट वाली में देखेंगे कि इन दोनों में संख्याओं में क्या कॉमन है 5, और इसमें भी क्या है 5, और शब्द के हिसाब से यहाँ पे क्या है डे इसमें भी है और डे इसमें भी है। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा डे हो जाएगा। तो अब आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हॉट के लिए कितना हो गया 3, डे के लिए कितना हो गया 5। तो बचता है हमारा वेरी। उस हिसाब से अगर हम बाईं तरफ देखेंगे तो 3 और 5 तो हॉट और डे के लिए सेट हो गए, तो वेरी के लिए क्या बचेगा 6। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा 6। ये प्रश्न इसी प्रकार से ढूंढ के करने पड़ते हैं। धन्यवाद। ये क्लास ख़त्म हो चुकी है और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।